हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जो कि गुलाम वंश से संबंधित रखता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने स्टार्ट कर रखा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आ जाता है उसे बोला जाता है गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहता है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्यों माना जाता है। तो समझिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारे भारत पर हुआ था तुर्कों का आक्रमण। और तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले हमने बात की थी महमूद गजनबी की, और महमूद गजनबी के बाद फिर हमने बात की थी मोहम्मद गोरी की। और मोहम्मद गोरी जो है उसने उसका गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा एंड बख्तियार खिलजी। और दिल्ली का जो एरिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश की स्थापना की जाती है जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जैसे ही 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में, तभी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। जबकि 1526 ईस्वी में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को यहाँ पे पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण 1526 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे बोला जाता है मुगल साम्राज्य। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, गियासुद्दीन बलबन के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन गियासुद्दीन बलबन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, और वो कनेक्टिविटी यहाँ से बनेगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है। और इस गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में मात्र 4 साल तक शासन करता है, 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। एंड जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है, उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का एक नया उत्तराधिकारी बन जाता है जिसे बोला जाता है आराम शाह। और जैसे ही इस बात की खबर मिलती है इल्तुतमिश को कि दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया है आराम शाह, उसी समय में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में 1211 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है जोड़ का युद्ध। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जो होता है वो जीत जाता है, जबकि आराम शाह पराजित हो जाता है। और इल्तुतमिश जो है वो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन करना शुरू कर देता है। लेकिन इल्तुतमिश जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था, और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसके कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक चलता है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ये अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को चुनता है। लेकिन जैसे ही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र, या हम बोल सकते हैं रजिया का बड़ा भाई, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और जैसे ही इस बात की खबर मिलती है रजिया को, जैसे ही रजिया को इस बात की खबर मिलती है कि दिल्ली का अगला सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह बन गया है, उसी समय में रजिया दिल्ली की जनता के साथ मिलकर
रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा देती है और दिल्ली में अगली सुल्तान बन जाती है, जो कि जानी जाती है रजिया सुल्तान के नाम से। हालांकि रजिया सुल्तान मात्र 4 साल तक ही शासन करती है, 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। जबकि रजिया सुल्तान का ही एक भाई हुआ करता था, दूसरे नंबर का भाई, जिसका नाम था बहराम शाह। और ये बहराम शाह जो है, ये रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के हस्बैंड मतलब कि उसके पति, जिसका नाम था अल्तुनिया, इन दोनों की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है कैथल में। और दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक माना जाता है। और बहराम शाह के बाद एक नया उत्तराधिकारी या फिर दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बनता है, जिसका नाम था मसूद शाह। और मसूद शाह दिल्ली सल्तनत में 4 साल तक शासन करता है, 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। जबकि मसूद शाह के बाद आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक माना जाता है। और इस नसीरुद्दीन महमूद का ही एक वजीर हुआ करता था, जिसका नाम था बलबन, और बलबन को ही नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उलुग खां की उपाधि दी गई थी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो बलबन था उसका ही जो पूरा नाम था वो था गियासुद्दीन बलबन। तो देखिए, अब जो गियासुद्दीन बलबन है, ये नसीरुद्दीन महमूद का क्या हुआ करता था, वजीर हुआ करता था। और वजीर का मतलब होता है, जैसे कि आज के समय में प्रधानमंत्री का जो पद होता है, वो पहले दिल्ली सल्तनत में वजीर का ही पद हुआ करता था। तो समझिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो गियासुद्दीन बलबन जो है, इसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक माना जाता है। और गियासुद्दीन बलबन जो है, वो बलबनी वंश या फिर अफरासियाब वंश का माना जाता था। जबकि क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो गियासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बाहुद्दीन। तो गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम जो था वो था बाहुद्दीन। और गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही तुर्कान ए चहलगामी का अंत किया गया। अब ये जो तुर्कान ए चहलगामी है, इसकी शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत की गई थी तुर्कान ए चहलगामी की, लेकिन इसका अंत किया गया था किसके द्वारा, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। और गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही लोहो एवं रक्त की नीति चलाई गई और सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की गई। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की गई थी और लोह एवं रक्त की नीति चलाई गई थी। जबकि सिजदा और पायबोस का मतलब होता है, सिजदा का मतलब ये होता है कि अपने राजा मतलब कि अपने सुल्तान के सामने सर झुकाना और सर झुकाकर नमस्ते करना। और पायबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के कदमों में गिरकर उसके कदमों को चूमना, ये होता था पायबोस का मतलब। और गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही एक नए त्योहार की शुरुआत की गई, और ये जो नया त्योहार होता था, ये होता था नवरोज की शुरुआत की गई। जो नया त्योहार था वो कौन सा था, नवरोज था। और नवरोज त्योहार जो था, ये एक फारसी का त्योहार था, जो कि फारस वाले नए वर्ष के दौरान इसको बनाया करते थे। इसके बाद ये याद रखना है कि गियासुद्दीन बलबन जो है, वो अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था, अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था। और जब ये अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था, तो तब इसने उपाधि ली थी नियाबत ए खुदाई की। जब ये अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था, तो इसने नियाबत ए खुदाई की उपाधि ली थी। एंड जैसे ही ये अपने आप को खुदा की परछाई भी बताता था, तो खुदा की परछाई के कारण इसने उपाधि ली थी जिल ए इलाही की। ठीक है दोस्तों, तो गियासुद्दीन बलबन के कुछ ये कार्य थे, अभी हम और पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कार्य बताऊंगा मैं इसके। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और मैं उधर का रफ कर देता हूं।
और जो ये गियासुद्दीन बलबन है, इसके द्वारा दो नए विभाग की स्थापना की गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किन विभाग की स्थापना की गई। इसने दो नए विभाग की स्थापना की। एक तो था राजस्व विभाग, जबकि दूसरा था सैन्य विभाग। तो समझिए, मैंने बताया है कि गियासुद्दीन बलबन के द्वारा दो नए विभाग की स्थापना की गई, जिसको बोला जाता है राजस्व विभाग और दूसरे को बोला जाता है सैन्य विभाग। जबकि जो राजस्व विभाग था उसे बोला जाता था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। और जो सैन्य विभाग हुआ करता था उसे बोला जाता था दीवान ए आरिज। तो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा दो नए विभाग की स्थापना की गई। एक विभाग था राजस्व विभाग, जबकि दूसरा विभाग था सैन्य विभाग। जो राजस्व विभाग हुआ करता था उसे दीवान ए विजारत बोला जाता था, जबकि जो सैन्य विभाग था उसे दीवान ए आरिज बोला जाता था। और गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान ही दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरी बार आक्रमण हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और ये 1287 ईस्वी में हुआ था। तो 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मंगोलों का जो पहला आक्रमण था वह हुआ था बहराम शाह के शासनकाल के दौरान। एंड मंगोलों का दूसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ 1287 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे ही 1287 ईस्वी में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण होता है, तो गियासुद्दीन बलबन का ही पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और शहजादा मोहम्मद की हत्या हो जाती है, उसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर ही गियासुद्दीन बलबन की भी यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए लिखना कैसे है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ कि इसी आक्रमण के दौरान गियासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद शहजादा या शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है, मृत्यु।
तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान ही मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण होता है 1287 ईस्वी में। और इसी आक्रमण के दौरान जो गयासुद्दीन बलबन का पुत्र हुआ करता था शहजादा मोहम्मद या फिर मोहम्मद शहजादा, उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर ही गयासुद्दीन बलबन की भी 1287 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। तो वो पॉइंट मैं लिख दूंगा, आप एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं इधर से ये रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ये वाला। देखिए, मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि इसी आक्रमण के दौरान गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद शहजादा की मृत्यु हो जाती है। और इसी वर्ष अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर गयासुद्दीन बलबन की भी यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर गयासुद्दीन की भी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है और गयासुद्दीन का अगला उत्तराधिकारी बन जाता है बलबन का पोता। तो गयासुद्दीन बलबन का ही पोता बन जाता है अगला उत्तराधिकारी, जिसका नाम था कैकुबाद। बलबन का पोता, जिसका नाम है कैकुबाद, जो कि 1287 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों, जैसे ही गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का ही पोता, जिसका नाम था कैकुबाद, वो 3 साल तक लगातार शासन करता है। और बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद आ जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, जिसका नाम है कैमुर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम सुल्तान, जो कि है गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान, जिसका नाम है कैमुर्स। और कैमुर्स जो है वो मात्र 3 महीने तक ही दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत में मात्र 3 महीने तक शासन करता है, तो कैमुर्स और मलिक फिरोज के द्वारा कैमुर्स की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैमुर्स है इसकी हत्या कर दी जाती है मलिक फिरोज के द्वारा। तो मैं यहाँ पे वही लाइन लिख देता हूँ और इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मलिक फिरोज के द्वारा
कैमूर्स की हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही मलिक फिरोज के द्वारा कैमूर्स की हत्या कर दी जाती है, उसी समय में यहाँ पे गुलाम वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसको बोला जाता है खिलजी वंश। तो मलिक फिरोज के द्वारा ही एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसको बोला जाता है खिलजी वंश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट लाइन है ये, और इस मलिक फिरोज के द्वारा ही मलिक फिरोज के द्वारा ही एक नए वंश जिसे बोला जाता है खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मलिक फिरोज कौन है, तो मलिक फिरोज जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन आप बोलोगे कि खिलजी वंश का संस्थापक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही वास्तविक नाम क्या था, मलिक फिरोज। और इस मलिक फिरोज के द्वारा ही गुलाम वंश का अंत कर दिया जाता है कैमूर्स की हत्या करने के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मलिक फिरोज के बारे में, मतलब कि खिलजी वंश के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था वो गुलाम वंश को खत्म करना था, और गुलाम वंश को हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके मिलेंगे खिलजी वंश के बारे में। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और फिर कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।